Dear students, I am Puneet Kumar Goyal and in today's lecture we will discuss B tree, its properties, insertion in the B tree. Okay. Now, लास्ट लेक्चर में हमने क्या समझा था? लास्ट लेक्चर में हमने AVL ट्री समझा था और उसमें इंसर्शन एल्गोरिथम को हमने अप्लाई किया था. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस B tree प्रॉपर्टीज, इंसर्शन इन B tree. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें B tree की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? इसके लिए एक सिंपल सा सिनेरियो समझते हैं. सपोज अभी तक हमने क्या पढ़ा था? बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री. मैक्सिमम एवीएल ट्री में हमने क्या किया? हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, यानी जब भी हम नया नोड इंसर्ट करेंगे हमारी अटेम्प्ट रहेगा कि उसकी हाइट बैलेंस रहे, ऑलमोस्ट लॉग एन ऑर्डर. तो जिससे इंसर्शन, सर्चिंग, डिलीशन में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा लगेगा? ऑर्डर ऑफ लॉग एन. बट इन सभी में हमने क्या समझा? मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक नोड के होंगे वो एटमोस्ट 2 होंगे. क्लियर है? 0, आइदर 0 चिल्ड्रन, 1 चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन. मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन किसी भी नोड के हो सकते हैं. बट एक सिंपल सिनेरियो समझते हैं. सपोज अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी की, सच एज हार्ड डिस्क, जिसमें लार्ज साइज ऑफ डेटाबेस स्टोर होता है. तो लार्ज साइज ऑफ डेटाबेस जब आपका स्टोर होगा तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट आएगी. सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट अ डेटा स्ट्रक्चर. अगर मैं इस केस में एटमोस्ट एवीएल ट्री को भी यूज करता हूं तो एवीएल ट्री के साथ भी एक बाउंडेशन है, इट कैन हैव एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन. तो अगर मेरा डेटाबेस का साइज ज्यादा है और मैं एवीएल ट्री के थ्रू अगर उसको इंप्लीमेंट करता हूं तो हाइट जो होगी वो ट्री की बहुत ज्यादा होगी. इन दैट केस, जैसा मैंने कहा, सेकेंडरी स्टोरेज की हम बात करें, हार्ड डिस्क की हम बात कर रहे हैं, तो हार्ड डिस्क में जब भी मुझे डेटा को रीड करना है, रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो रीड एंड राइट ऑपरेशन जब भी हम परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा? इन दैट केस रीड एंड राइट में भी टाइम लगता है. फिर डेटा को लोकेट करना, हार्ड डिस्क में डेटा को लोकेट करना, उसमें भी टाइम लगेगा. तो अगर मैं एवीएल ट्री की बात करता हूं तो जो सर्चिंग होगा उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बिकॉज हाइट जो है ट्री की, हाइट जो है वो एवीएल ट्री की काफी ज्यादा रहेगी, बिकॉज लार्ज साइज ऑफ डेटाबेस है. तो अब देखिए दो चीजें हो गई, लार्ज साइज ऑफ डेटाबेस और एवीएल ट्री एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन. तो इस सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूं तो रिट्रीवल जो होगा इट विल टेक टाइम. तो अगर मुझे रिट्रीवल को फास्टर करना है, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा को फास्टर करना है जो कि एक्सटर्नल मेमोरी सच एज हार्ड डिस्क में स्टोर है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे हाइट को मिनिमाइज करना पड़ेगा, मुझे उस हाइट को मिनिमाइज करना पड़ेगा. तो इसको अचीव करने के लिए मुझे एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी ऑफ रिस्ट्रिक्टेड हाइट, जिसमें हम हाइट रिस्ट्रिक्ट कर सके. अगर किसी भी नोड के एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, तो हाइट ज्यादा होगी लार्ज साइज डेटाबेस के केस में. हाइट को अगर मुझे रिड्यूस करना है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं इस बाउंडेशन को हटा दूं, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, अभी तक क्या है? एक की वैल्यू होती है और एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं बाइनरी ट्री की जो भी हम बात करते हैं. तो हर एक नोड पे कितनी की वैल्यू होती है? 1. और उसके कितने चिल्ड्रन होते हैं? मैक्सिमम 2. मुझे इस हाइट को रिस्ट्रिक्ट करना है, रिड्यूस करना है, तो क्या कर सकते हैं? आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन को इंक्रीज कर दीजिए. यानी अगर मैं कहता हूं ईच नोड कैन हैव m नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्लियर है? तो क्या होगा? अगर m आपका 3 है तो किसी भी नोड के एटमोस्ट 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं. m अगर 5 है, एटमोस्ट 5 चिल्ड्रन हो सकते हैं. तो उस केस में क्या होगा? हाइट आपकी रिड्यूस हो जाएगी. तो यहीं पे कंसेप्ट आता है एम वे ट्री का, ठीक है. और एम वे ट्री का ही एडवांस वर्जन है बी ट्री, ठीक है. एम वे ट्री ऑर्डर ऑफ m, जहां m क्या बताएगा? एटमोस्ट कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं. तो अगर m 3 है तो 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं एटमोस्ट, ठीक है. एक्लिस्ट पर अभी हम आएंगे जब हम समझेंगे आगे. और अगर m 5 है तो एटमोस्ट 5 चिल्ड्रन हो सकते हैं. यानी बाइनरी ट्री में 1 की वैल्यू होती थी और 2 चिल्ड्रन होते थे. यहां पे क्या है? अगर एटमोस्ट m चिल्ड्रन है, एटमोस्ट m चिल्ड्रन है,
तो हर एक नोड पर एटमोस्ट m-1 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। यानी अभी तक केवल सपोज a ही स्टोर था, अब क्या हो सकता है b, a, b, z, मोर देन 1 की वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। यानी मोर देन 1 की वैल्यूज एंड मोर देन 2 चिल्ड्रन। तो हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन से रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, मोर देन 2 चिल्ड्रन। अब मोर देन 2 चिल्ड्रन आएंगे तो नंबर ऑफ की वैल्यूज जो एक नोड पर थी, अभी तक बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री या एबीएल ट्री में की वैल्यू जो होती थी वो एटमोस्ट 1 होती थी, चिल्ड्रन एटमोस्ट 2 होते थे। अब हमने क्या किया, एटमोस्ट m चिल्ड्रन, तो की वैल्यू जितनी स्टोर होंगी वो किसी भी नोड पर क्या होंगी, m-1। तो ये हो गया आपका एमवे सर्च ट्री। इसी का एडवांस वर्जन बैलेंस्ड एमवे सर्च ट्री यानी बी ट्री, जिसमें सभी लीफ नोड सेम लेवल पर होते हैं। उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो यहां समझ आ गया, हमने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन से। अब वो ऑर्डर एम पर डिपेंड करेगा कितने एटमोस्ट चिल्ड्रन होंगे, तो आपकी हाइट रिड्यूस हो जाएगी। और जब हाइट रिड्यूस होगी तो बी ट्री इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड मे हैव मोर देन 1 की एंड मोर देन 2 चिल्ड्रन। क्लियर है, हाइट रिड्यूस हो जाएगी। दिस प्रॉपर्टी अचीव्स लोअर हाइट, तो इससे हमें हाइट रिड्यूस कर सकते हैं, लोअर हाइट में ही इंप्लीमेंट हो जाएगा आपका डेटा स्ट्रक्चर। एंड इट विल सिग्निफिकेंटली अलाउज फास्टर डेटा एक्सेस। जब हाइट रिड्यूस हो गई तो आपका डिस्क एक्सेस फास्टर हो जाएगी। क्लियर है, जितने लेवल्स आप बढ़ाते जाएंगे उसमें डिस्क एक्सेस में टाइम लगेगा। अगर यहाँ नंबर ऑफ लेवल्स ज्यादा हैं तो डिस्क एक्सेस को उसे लोकेट करने में टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन यही अगर मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को कम कर देता, हाइट को रिड्यूस कर देता हूं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज करके, तो उस केस में क्या होगा, डिस्क एक्सेस फास्टर हो जाएगी। तो यहीं पर कंसेप्ट एमवे सर्च ट्री और बी ट्री का आता है। क्लियर है, एमवे सर्च ट्री का एडवांस वर्जन बी ट्री है जो कि बैलेंस्ड एमवे ट्री कहलाता है, जिसमें लीफ नोड सेम लेवल पर होते हैं। नाउ अब बी ट्री के प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन पर आते हैं। बी ट्री इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री वेयर ईच नोड मे हैव मोर देन 1 की एंड मोर देन 2 चिल्ड्रन। और ये आपको बताएगा ऑर्डर m। अगर m3 है तो एटमोस्ट 3 चिल्ड्रन और 2 वैल्यूज, m5 है तो एटमोस्ट m चिल्ड्रन। एटलीस्ट प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन बी ट्री ऑल द लीफ नोड आर एट द सेम लेवल। ऑल द लीफ नोड आर एट द सेम लेवल, इससे क्या एडवांटेज मिल रहा है मुझे कि हाइट को हमने बैलेंस करते हुए जा रहे हैं। जिस तरह बाइनरी सर्च ट्री का एडवांस वर्जन एवीएल ट्री था जिसमें हम हाइट बैलेंस करते थे, उसी तरह एमवे सर्च ट्री और एमवे सर्च ट्री का एडवांस वर्जन बी ट्री जो कि बैलेंस्ड सर्च ट्री है, जिसमें सारे लीफ नोड सेम लेवल पर आ गए, तो ऑटोमेटिकली आपका डिस्क एक्सेस फास्टर हो जाएगा। नाउ इट यूजेस द बाइनरी सर्च ट्री कंसेप्ट, यानी लेफ्ट में उसकी वैल्यू से लोअर वाले नोड जाएंगे, राइट में उसके की वैल्यू से ग्रेटर वाले चिल्ड्रन जाएंगे, नोड जाएंगे। क्लियर है, आगे समझेंगे इसको भी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ बैलेंसिंग एमवे ट्री। सेल्फ बैलेंसिंग एमवे ट्री, जिस तरह से हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता था एवीएल ट्री, उसी तरह से सेल्फ बैलेंसिंग एमवे ट्री। तो यहां डायग्राम में देखते हैं, यहां पे क्या है, ये नोड है, ठीक है। इस नोड पे 2 की वैल्यूज है, 2 की वैल्यूज है तो कितने चिल्ड्रन होंगे, 3। और 7 के लेफ्ट में 2 की वैल्यूज क्या क्या है, 7 एंड 16। अब समझ लेते हैं किस तरह से वर्क करते हैं। 7 के लेफ्ट में उससे लोअर वैल्यूज जाएंगी, 7 के लेफ्ट में जो नोड होंगे उसमें उसकी लोअर वैल्यूज जाएंगी, 1 2 5 6। क्लियर है, जस्ट समझने के लिए अभी हम ऑर्डर किस तरह वर्क करता है, ऑर्डर एम किस तरह वर्क करता है, किस तरह से हम इसको बैलेंस करते हैं, वो भी हम आगे समझेंगे। तो 7 और 16 दो वैल्यूज इस नोड पर स्टोर हैं, तो 7 के लेफ्ट में इसे स्मॉलर वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। 7 और 16 के बीच में, अब 7 और 16 के बीच में भी एक चिल्ड्रन है, इसमें कौन सी वैल्यूज रहेंगी, जो 7 और 16 के बीच में है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 7 एंड 16। 7 के लेफ्ट में उसे स्मॉलर वैल्यूज, 7 एंड 16 के बीच में उसके मिड वैल्यूज, 7 और 16 के बीच की जो वैल्यूज है, और 16 के राइट में उससे ग्रेटर 18 21। क्लियर है, तो लेफ्ट मिड राइट, यहां पे 3 चीजें आ गई, लेफ्ट स्मॉलर वैल्यूज उसकी से, मिड में 2 वैल्यूज के बीच की वैल्यूज सभी आएंगी मिड वाले पोर्शन में, राइट में उसकी वैल्यू से ग्रेटर वैल्यूज आएंगे, ग्रेटर और इक्वल। क्लियर है। अब एक चीज और याद रखनी है हमें क्या कहा,
एक नोड पर एक से ज्यादा की वैल्यूज और मोर देन 2 चिल्ड्रन रहेंगे। तो हमने चिल्ड्रन किस तरह से लोकेट करने हैं वो तो आपको बता दिया, लेफ्ट में स्मॉलर, मिड में दो वैल्यूज के बीच की वैल्यूज, राइट में उससे ग्रेटर और इक्वल वैल्यूज। लेकिन जब आप किसी भी नोड पर एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं तो उनको भी स्टोर करने का उस पर्टिकुलर नोड पे कोई कंसेप्ट रहेगा। वो कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए, इस नोड पर 7 और 16 असेंडिंग, 1 2 5 6 असेंडिंग, 9 12 असेंडिंग, 18 21 असेंडिंग। यानी किसी भी नोड पर जो की वैल्यूज आप स्टोर करेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करेंगे। तो इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, इससे एडवांटेज ये मिलेगा कि जो हमने कंसेप्ट बनाया था कि लेफ्ट में उससे स्मॉलर वैल्यूज, मिड में दो वैल्यूज के बीच के सभी वैल्यूज और राइट में उससे ग्रेटर वैल्यूज, उसको आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। तो नोड पर जो की वैल्यूज स्टोर होंगी वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होंगी। नाउ अब प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। रूट नोड का कंसेप्ट तो यहां भी रहेगा भाई, बी ट्री है तो रूट नोड तो आएगा ही आएगा। क्लियर है। तो रूट नोड हैज एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन, ऑर्डर एम से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो रूट नोड ऑर्डर एम कुछ भी हो उसमें एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन रहेंगे और जितनी भी की वैल्यूज होती है वो चिल्ड्रन से एक कम होती है। यानी अगर एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन है तो इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 1 की वैल्यू। की वैल्यूज हमेशा चिल्ड्रन से एक लेस होती है। की वैल्यूज जितनी भी होती है उस नोड पर वो उसके चिल्ड्रन से एक लेस होती है। अगर 4 चिल्ड्रन है तो 3 की वैल्यूज होंगी, 3 चिल्ड्रन है तो 2 होंगी, 2 चिल्ड्रन है तो 1। तो एक चिल्ड्रन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर एक चिल्ड्रन होगा तो की वैल्यूज कितनी होगी, 0, जो कि एप्लीकेबल ही नहीं है। तो एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन, यानी रूट नोड के एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे, एटलीस्ट 1 की वैल्यू, और एटमोस्ट m चिल्ड्रन। और ये m आपको दिया गया होगा, ऑर्डर m इक्वल्स टू 3, ऑर्डर m इक्वल्स टू 5 एंड एटमोस्ट m चिल्ड्रन वेयर m इज द ऑर्डर ऑफ द ट्री। नाउ ये तो रूट नोड की बात हो गई। इंटरनल नोड एक्सेप्ट द रूट नोड हैज एटलीस्ट, ये फ्लोर है, फ्लोर m/2, यानी फ्लोर m/2 का मतलब क्या हुआ, अगर ऑर्डर 3 है तो फ्लोर 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5 फ्लोर, सॉरी सीलिंग वैल्यू, सॉरी सीलिंग m/2, 3/2 का सीलिंग वैल्यू लेंगे तो हाइयर वैल्यू की तरफ जाओगे 2। तो इंटरनल नोड के एटलीस्ट सीलिंग m/2 चिल्ड्रन एंड एटमोस्ट m चिल्ड्रन। ठीक है। तो एटलीस्ट सीलिंग m/2 चिल्ड्रन है, इसका मतलब क्या हुआ, कितनी की वैल्यूज होंगी, सीलिंग m/2 -1। नाउ और मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, m। टोटल नंबर ऑफ कीज इन ईच इंटरनल नोड शुड बी 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। किसी भी नोड पर जो की वैल्यूज होंगी, जैसा भी मैंने बताया आपको, उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन से एक लेसर रहती है। ठीक है। नाउ ऑल द लीफ नोड शुड बी एट द सेम लेवल, यही बी ट्री की प्रॉपर्टी है मेन। ऑल द एलिमेंट्स एट अ गिवन नोड शुड बी स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जो मैंने भी आपको बताया था, 7 16 1 2 5 6 इस तरह से। ठीक है। नाउ अब बी ट्री कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम पर हम आते हैं। बी ट्री अगर मुझे क्रिएट करना है तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले सर्च प्रोसीजर का यूज करके आपको लीफ नोड फाइंड करना है। हमेशा याद रखिए, जो भी नई वैल्यू ऐड होगी वो हमेशा लीफ नोड में ऐड होगी, मिड में आप कहीं ऐड नहीं करेंगे। जब लीफ नोड पॉपुलेट होगा उसका प्रोसीजर अभी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट यूज द सर्च प्रोसीजर टू फाइंड द लीफ नोड इन विच न्यू वैल्यू शुड बी एंटर, यानी किस लीफ नोड में आपको उस नई वैल्यू को ऐड करना है। तो आपको पहले वो लीफ नोड लोकेट करना है। नाउ इंसर्ट दिस एलिमेंट एट द प्रॉपर प्लेस अमंग द वैल्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट एट दैट नोड। जब आपने लीफ नोड फाइंड आउट कर लिया, अब क्या होगा भाई, बी ट्री है तो एक नोड पे एक से ज्यादा वैल्यूज रहेंगी, लेकिन प्रॉपर्टी हमें मेंटेन रखनी की जितनी भी वैल्यूज हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो जब भी आप नई वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो पहले आप लीफ नोड को लोकेट करेंगे, फिर उस लीफ नोड में जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट है, सपोज 1 2 5 ऑलरेडी है, आपको इंसर्ट करना है 3, तो 1 2 3 5, यानी उस प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना है। इफ देयर आर, क्लियर है। नाउ इंसर्ट दिस एलिमेंट एट द प्रॉपर प्लेस, ये भी हो गया। नाउ अब मैंने क्या कहा, एटमोस्ट m चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो की वैल्यूज कितनी होंगी, m-1। क्लियर है। एटमोस्ट पर ही हम वर्क करेंगे। इफ देयर आर m-1 और लेस नंबर ऑफ कीज, इसका मतलब क्या हुआ, m-1 मैक्सिमम केस को लेकर चल रहे हैं। अगर नया नोड ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ की वैल्यूज उस पर m-1 होती हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एटमोस्ट m चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो नया नोड इंसर्ट करने, नई वैल्यू इंसर्ट करने के बाद उस नोड पर अगर टोटल की वैल्यूज m-1 या उससे लेसर हैं,
तो सिंपली उस वैल्यू को ऐड कर दीजिए, सिंपली उस वैल्यू को ऐड कर दीजिए, देन सिंपली ऐड दैट एलिमेंट। लेकिन अगर ऑर्डर m है और नई की वैल्यू ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ की वैल्यूज m हो जाती हैं, टोटल नंबर ऑफ की वैल्यूज m होगी तो कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, m+1, जो अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें बोलते हैं देन वी कैन से दैट नाउ नोड हैज बीन ओवरफ्लो। अगर ऑर्डर m है और m की वैल्यूज उस पर हो गई नोड पर, हम बोलते हैं तब नोड आपका ओवरफ्लो हो चुका है। तो जब नोड ओवरफ्लो हो चुका है तो अब मुझे क्या करना है, नोड की ओवरफ्लो कंडीशन को रिमूव करना है, m-1 या उससे लेसर की होनी चाहिए। अब मुझे उस नोड के स्प्लिट करना पड़ेगा, अब मुझे उस नोड को स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। इफ देयर आर m कीज आफ्टर एडिंग अ न्यू एलिमेंट देन न्यू नोड विल बिकम ओवरफ्लो, देन नोड विल बिकम ओवरफ्लो, तब वो नोड ओवरफ्लो हो जाएगा। अब उस ओवरफ्लो को रिमूव करने के लिए हम उस नोड को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, जैसे मैंने कहा था 3 पार्ट होते हैं, लेफ्ट, मिड, राइट। तो उस नोड को हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, लेफ्ट, मिड एंड राइट। अब एल्गोरिदम नोड को स्प्लिट करने की क्या होगी, नोड को स्प्लिट करने की एल्गोरिदम होगी, हम उसके मिड पोजीशन से उसको स्प्लिट करेंगे। यानी अगर 4 की वैल्यूज हैं तो मिड पोजीशन 2 से, सेकंड एलिमेंट से उसको, सेकंड एलिमेंट मिड एलिमेंट कहलाएगा। सेकंड से पहले जितने एलिमेंट होंगे वो लेफ्ट पार्ट में आएंगे, सेकंड एलिमेंट के बाद के जितने एलिमेंट होंगे वो राइट में आएंगे। क्लियर है। नाउ जो मिड एलिमेंट हमें मिला, हम उसको उसके पेरेंट नोड में मूव करेंगे। मिड एलिमेंट अगर ये नोड है तो हम उसके मिड एलिमेंट को उसके पेरेंट नोड में मूव करेंगे, और पेरेंट नोड में मूव करेंगे तो पेरेंट नोड में भी नंबर ऑफ की वैल्यूज ऑलरेडी होंगी, तो हमें उस पर प्रॉपर प्लेस पे उसको रखना है। क्लियर है। फिर से भाई, जब आप नोड की वैल्यूज को उसके पेरेंट नोड में मूव कर रहे हो तो हो सकता है पेरेंट नोड भी तो ओवरफ्लो हो सकता है। भाई पेरेंट नोड में ऑलरेडी m-1 वैल्यूज हैं, आपने मिड एलिमेंट को ब्रेक करके उसके पेरेंट नोड में भेज दिया, तो क्या होगा, पेरेंट नोड पर भी m वैल्यूज हो जाएंगी, तो पेरेंट नोड भी ओवरफ्लो हो जाएगा। तो फिर से वही प्रोसेस वहां रिपीट करेंगे, फिर पेरेंट नोड को भी रिमूव करेंगे। तो जब आप पेरेंट नोड को भी रिमूव करेंगे तो पेरेंट का भी एक नया पेरेंट है, यानी नया पेरेंट नोड क्रिएट होगा। मिड एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन द पेरेंट नोड ओनली इफ द पेरेंट नोड इज नॉट गेट ओवरफ्लो। अगर पेरेंट नोड भी ओवरफ्लो हो जाता है तो रिपीट द सेम मेथड टू स्प्लिट द नोड। दिस मेथड विल बी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू रूट नोड। तो हमें नया रूट नोड मिल जाएगा। और ये जो एल्गोरिथम्स हमने समझे हैं, इन एल्गोरिथम्स को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू, अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। नाउ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3, यानी m मुझे यहां 3 दिया है, सबसे पहले ये लिख लीजिए। ठीक है, ऑर्डर m 3 दिया है, रूट नोड के एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे, तो वो तो फिक्स है। रूट नोड के एटमोस्ट कितने चिल्ड्रन होंगे, रूट नोड हैज एटमोस्ट 3 चिल्ड्रन, क्योंकि ऑर्डर m। क्लियर है। एटलीस्ट कितने चिल्ड्रन होंगे, सीलिंग m/2, सॉरी एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे रूट नोड के। नाउ इंटरनल नोड पर आते हैं, इंटरनल नोड में एटलीस्ट कितने चिल्ड्रन होंगे ये पहले फाइंड आउट कर लीजिए जिससे एरर ना आए। इंटरनल नोड के लिए एटलीस्ट सीलिंग 3/2 यानी 2 चिल्ड्रन, और की वैल्यूज कितनी हुई 1। और एटमोस्ट कितने चिल्ड्रन होंगे इंटरनल नोड में, एटमोस्ट m चिल्ड्रन। ठीक है, क्लियर है। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले m सिंगल चाइल्ड है, अभी ट्री एम्प्टी है आपका, तो m ही आपका रूट नोड होगा, लीफ नोड होगा, सेम रहेगा। m हो गया। अब m के 2 पॉइंटर आएंगे, दोनों ही नल होंगे, क्रॉस का मतलब नल है यहां। ठीक है, अब स्टेप 2 में अब मुझे क्या इंसर्ट करना है, क्यों, क्योंकि अभी कोई रूट नोड ही लीफ नोड है। हमने क्या कहा था प्रोसीजर में, नए नोड को लीफ नोड में ऐड करते हैं, प्रॉपर लीफ नोड में, यानी उसको सर्च करते हैं, उस करेक्ट लीफ नोड में करेक्ट पोजीशन पे ऐड करते हैं। तो अभी रूट नोड ही मेरा लीफ नोड है जब तक ओवरफ्लो नहीं होता। नाउ अब क्यों मुझे ऐड करना है, तो किसी भी नोड के रूट नोड के एटमोस्ट कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, 3, यानी एटमोस्ट कितनी की वैल्यूज हो सकती हैं, 2, अभी 1 है। अब क्यू को ऐड करेंगे। क्यू ऐड कहां होगा, क्यू ऐड होगा भाई हमारा m के लेफ्ट में या राइट में,
एम के राइट में, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना है। ठीक है, अब एटमोस्ट 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं, एम के लेफ्ट में, एम और क्यू के मिड में और क्यू के राइट में। क्लियर है? लेकिन कब? जब ओवरफ्लो होगा तब नया रूट नोड बनेगा। नाउ अब मुझे इंसर्ट करना है एम क्यू के बाद ए कहां इंसर्ट होगा भाई? ए इंसर्ट होगा एम के लेफ्ट में, ए एम क्यू। अब 4 चिल्ड्रन हो जाएंगे। मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? 3। एटमोस्ट की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? 2। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? एटमोस्ट कितनी वैल्यूज आ गई? 3। तो यहां पे क्या हो गया? ओवरफ्लो। यहां पे क्या करोगे बच्चों? ओवरफ्लो। नाउ अब जैसे ही ओवरफ्लो हुआ, अब मुझे इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मैं कहां से करूंगा? मिड से। तो मिड में क्या आएगा? मिड में आएगा आपका एम। लेफ्ट में क्या आएगा? लेफ्ट में आएगा आपका ए। और राइट में क्या आएगा आपका? राइट में आएगा आपका क्यू। ठीक है, और मिड एलिमेंट को हम कहां मूव कराते हैं? मिड एलिमेंट को उसके पेरेंट नोड में मूव कराते हैं, क्योंकि अभी कोई पेरेंट नोड नहीं है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू रूट नोड। तो अब क्या हो जाएगा? ए मूव कर गया, सॉरी मिड एलिमेंट के ऊपर जाएगा तो मूव करेगा एम। तो एम आपका मूव करेगा, नया रूट नोड बन गया। एम के लेफ्ट मोस्ट से स्मॉलर और राइट मोस्ट से ग्रेटर। ठीक है, मिड एलिमेंट पेरेंट में जाता है ना, लेफ्ट और राइट। अब यहां पे क्या आ जाएगा? इसके लेफ्ट में ए आ जाएगा और राइट में क्यू, यानी एम के लेफ्ट मोस्ट से स्मॉलर वैल्यू, एम के राइट मोस्ट से ग्रेटर वैल्यू। नाउ अब मुझे ऐड करना है, यहां तक हमने बना लिया था, एम ए और क्यू। ठीक है, अब नया नोड मुझे ऐड करना है एम ए क्यू के बाद एन। एन कहां ऐड होगा? हमने क्या कहा था? प्रॉपर लीफ नोड को आपको लोकेट करना है। तो सर्च कीजिए लीफ नोड, किस लीफ नोड में जाएगा? 2 लीफ नोड है एम के। एन जो है वो एम से ग्रेटर है, तो एम के राइट में जाएगा। अब राइट में एक ही लीफ नोड है क्यू। अब क्यू में प्रॉपर प्लेस पे असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए, तो राइट में जाएगा एम के और क्यू पे इंसर्ट होगा क्यू के साथ। तो एम एन ओ पी क्यू। तो एन कहां आएगा? क्यू के राइट में, क्यू के मतलब क्यू से आगे, क्यू से पीछे? क्यू से पीछे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करना है। नाउ अभी ओवरफ्लो है क्या? ये नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा? इंटरनल नोड के भी एटमोस्ट 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं। नाउ अब मुझे ऐड करना है पी। अब पी ऐड करना है, तो पी कहां जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में पी कहां जाएगा? एम के राइट में। ठीक है, अब एन और क्यू के बीच में आएगा या क्यू से आगे आएगा या एन के पीछे आएगा? एन और क्यू के मिड में, एम एन ओ पी क्यू, क्योंकि अभी ओवरफ्लो नहीं हुआ है। तो क्या होगा? एम के लेफ्ट में ए के राइट में एन पी क्यू, एन पी क्यू। अब क्या होगा? एन पी क्यू। पी के ऐड होते ही ये ओवरफ्लो हो गया, लीफ नोड आपका ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि एटमोस्ट 2 वैल्यूज हो सकती है, यहां पे 3 आ गई, ऑर्डर एम 3 है ना। तो अब क्या करेंगे? मिड से ब्रेक करेंगे, तो मिड क्या होगा मेरा? मिड होगा यहां पे मेरा पी, लेफ्ट होगा मेरा एन और राइट होगा मेरा क्यू। मिड कहां जाएगा? अपने पेरेंट में। तो ड्रॉ कर लेते हैं, एम एन ओ पी क्यू, एम के आगे। अब क्या पेरेंट नोड ओवरफ्लो हो रहा है? नहीं, एटमोस्ट 2 के वैल्यूज हो सकती है। तो एम के लेफ्ट में क्या रहेगा? ए। एम और पी के बीच में क्या आएगा? एम, यस, ये पी ऊपर चला गया, एन। एम और पी के बीच में क्या है? एन, एम एन ओ पी। क्यू कहां जाएगा? क्यू राइट में आएगा और पी से बड़ा भी है। तो टोटल 5 वैल्यूज का हमने इंसर्ट कर दिया। क्लियर है? एम और पी के बीच में एन, क्योंकि उनके बीच में लाई करता है। एम के लेफ्ट में ए, पी के राइट में क्यू। अब नाउ अब मुझे क्या ऐड करना है पी के बाद? डब्ल्यू। अब भाई डब्ल्यू कहां ऐड होगा? एम के लेफ्ट में, एम और पी के बीच में नहीं, पी के राइट में। तो पी के राइट में आप जाओगे क्यू के साथ,
क्यू के आगे रहेगा क्योंकि क्यू से बड़ा है। अभी ओवरफ्लो है नहीं। एक्स, अब एक्स कहाँ आएगा, एक्स भी आपका पी के राइट में क्यू डब्ल्यू एक्स, क्यू डब्ल्यू एक्स। अब क्या हुआ, यहां पे ओवरफ्लो हो गया भाई, क्योंकि 3 की वैल्यूज आ गई। अब 3 की वैल्यूज आ गई तो फिर से ब्रेक कीजिए, मिड हो जाएगा डब्ल्यू, मिड मेरा डब्ल्यू हो गया, लेफ्ट मेरा क्यू हो गया और राइट मेरा एक्स हो गया। अब डब्ल्यू कहां जाएगा, पेरेंट में। स्टेप नंबर 7, डब्ल्यू पेरेंट में जाएगा, एम पी और डब्ल्यू, ठीक है, एम पी और डब्ल्यू। अब लेकिन दिक्कत क्या हो गई, अब जैसे ही डब्ल्यू पेरेंट नोड में गया, पेरेंट भी ओवरफ्लो हो गया, पेरेंट भी आपका क्या हो गया, ओवरफ्लो। अब पेरेंट ओवरफ्लो हो गया तो पेरेंट को भी ब्रेक करेंगे, पेरेंट का मिड हो गया पी, लेफ्ट हो गया आपका एम और राइट हो गया आपका डब्ल्यू। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर तो कोई पेरेंट नोड नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू रूट नोड। फॉर्मेशन ऑफ न्यू रूट नोड कर लेते हैं। क्या आएगा हमारा, पी ऊपर मूव करेगा, एम और डब्ल्यू उसके लेफ्ट और राइट में, ठीक है। पी आपका ऊपर मूव करेगा, पी के लेफ्ट में एम और राइट में डब्ल्यू, क्लियर है। पी लेफ्ट में एम फिर डब्ल्यू। अब देखिए, अब इसके नीचे क्या आएंगे, इसके नीचे ये वैल्यूज आएंगी, डब्ल्यू इधर चला गया, अब नीचे क्या बचा, ए एन क्यू एक्स, ए एन क्यू एक्स, ए एन और क्यू एक्स ये किस तरह से इंसर्ट होंगे, देखिए ए एन क्यू एक्स है ना। अब पी के राइट में रहेंगे ए एन क्यू एक्स और ए और एन पी के लेफ्ट में। अब यहां आ जाइए, ए और एन कहां रहेंगे, ए तो एम के लेफ्ट में, एन एम के राइट में, क्लियर है यहां तक। उसी कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, क्यू पी के राइट में जाएगा और डब्ल्यू के लेफ्ट में क्योंकि उससे स्मॉलर है, एक्स क्लियर है। अब टी जी ई जे, टी को हम ऐड करेंगे, टी को हमने ऐड किया तो टी कहां ऐड होगा, पी से बड़ा है, फिर डब्ल्यू से बड़ा है और टी से पहले एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। लीफ नोड को लोकेट किया, लीफ नोड में प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट किया। फिर जी, जी कहां जाएगा, पी से छोटा है, एम से छोटा है, ए के आगे। ई, ई कहां जाएगा, पी से छोटा है, एम से स्मॉलर है, ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में यहां पर आएगा, पी एम डब्ल्यू, यहां पे क्यू आ गया, टी और एक्स। अब यहां आ जाते हैं, जब डब्ल्यू यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, सॉरी ई, ई कहां आएगा, पी के लेफ्ट में, एम के लेफ्ट में और ए के और जी के साथ, यानी ए और जी के बीच में। अब क्या होगा, अब मेरा ये ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो गया तो ई कहां जाएगा, ई ऊपर मूव करेगा, यानी ई यहां पर आ जाएगा। ई जब यहां पर आ जाएगा तो क्या बनेगा, ट्री आपका पी लेफ्ट में, अब ई ऊपर मूव करेगा, ई एम अपने पेरेंट नोड में जाएगा, एम से छोटा है तो ई और एम, ठीक है, ई और एम, यहां ई एंड एम, क्लियर है। नाउ यहां डब्ल्यू अपने वैसे ही का वैसे ही रहेगा। अब ई एम के साथ चला गया, ई के लेफ्ट में ए आएगा, ठीक है, क्लियर है, और जी इस तरह मूव करेगा। तो आप इसी तरह से जब इंसर्ट करते रहेंगे तो आपका ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। बेसिकली हमें करना क्या है, प्रोसेस फॉलो, हमें सबसे पहले लीफ नोड को लोकेट करना है, लीफ नोड में से प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट करना है। अगर वो नोड ओवरफ्लो हो जाता है तो मिड से स्प्लिट करना है, मिड नोड अपने पेरेंट नोड में मूव करेगा, पेरेंट नोड भी अगर फुल हो जाता है तो फिर पेरेंट को भी स्प्लिट करेंगे और पेरेंट नोड स्प्लिट करने के बाद आपका एक नया रूट नोड फॉर्म होगा। नाउ
तो इस तरह में एडवांटेज क्या मिला, सीक्वेंशियल एक्सेस ऑर्डर मैनर में मिल रही है, डिस्क एक्सेस को हमने मिनिमाइज कर दिया। अब इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन लॉगरिथमिक टाइम में परफॉर्म हम कर पा रहे हैं, एवरेज और वर्स्ट केस दोनों में। तो ये था हमारा बी ट्री। थैंक यू।